नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैं एक मूवी देखकर आया हूँ। उस मूवी का नाम है खुदा हाफिज चैप्टर 2। अब मैं सोच रहा था इसका व्लॉग बनाऊं, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, पर यार पता नहीं, वो मना ही कर देते कि शायद कैमरा कॉन्शियस हो या फिर उनको नहीं आना हो, कुछ है उनकी मजबूरियां भी। तो फिर इतना जोर से काहे को चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। फिर भी इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा, मुझे ये मूवी कैसी लगी है बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है खुदा हाफिज चैप्टर 2। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात करने वाले हैं, एक ही को इंक्लूड करूंगा। सबसे पहले इसमें है विद्युत जामवाल। अब विद्युत जामवाल को यूं तो कोई वो पहचान के मोहताज नहीं है, इन्होंने अपने दम पर बॉलीवुड में एक अलग लेवल का टैलेंट खड़ा कर दिया है। मतलब एक तो इतने फिट है, मार्शल आर्ट्स करते हैं, जिम करते हैं, 8 पैक्स एब है, ये सब चीज़ें तो अलग है, बट एक्टिंग भी कर लेते हैं। मतलब मैं टाइगर श्रॉफ को हेट नहीं करता हूँ, बट उनकी एक्टिंग में थोड़ा सा डामाडोल काम है। बट फिर भी विद्युत जामवाल को हम लोग जानते हैं फोर्स नाम की मूवी से। फोर्स में इन्होंने एक विलन का रोल कर रखा है। इसके अलावा विद्युत जामवाल ने हाल ही में सनक नाम की मूवी कर रखी थी, जिसका रिव्यू मैंने किया था। वो हॉस्पिटल में उनकी बीवी फंस जाती है, उस पे ये मूवी थी। बहुत जबरदस्त एक्टिंग थी उसमें इनकी। तो ये तो होगी स्टार कास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। खुदा हाफिज का प्लॉट है क्या? जिसने पहला चैप्टर देखा होगा खुदा हाफिज का, उनको मालूम होगा कि जो विद्युत जामवाल है, उनकी जो वाइफ है, वो चले जाती है बाहर जॉब करने, और वहां पे वो कोई सेक्स रैकेट में फंस जाती है ना। अब वहीं से उनको बचाकर विद्युत जामवाल वापस लेके आ जाते हैं इंडिया। अब लाइफ काफी नॉर्मल से उनकी चल रही है सेकंड चैप्टर में, पर उनकी वाइफ उस मेंटल ट्रॉमा में है कि भाई मेरे साथ इतना कुछ गलत हो गया, इतना कुछ हो गया, अभी मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। वो विद्युत जामवाल से अच्छे से बात नहीं करती, वो खुद के खुद में ही बंधी हुई रहती है, खुद की सोच में डूबी हुई रहती है। कई सारे डॉक्टर्स से वो कंसल्ट करते रहती है, और विद्युत जामवाल को कोई राह दिखाई नहीं देती कि मेरी बीवी को मैं वापस कैसे लाऊं पुराने रूप में। फिर एक उम्मीद की किरण नजर आती है, एक अनाथ बच्ची को वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। अब वो अनाथ बच्ची इनके घर में आकर इन दोनों के बीच में बहुत अच्छे से घुल मिल जाती है। विद्युत जामवाल की जो वाइफ रहती है, वो भी उस बच्ची को बहुत लाइक करने लगती है। धीरे धीरे सब चीज़ें ट्रैक पे आने लगती है। पर एक गलत दिन विद्युत जामवाल की बेटी हो जाती है किडनैप। उसके साथ में कुछ दरिंदे होते हैं जो बर्बरता कर देते हैं, कुछ गलत चीज़ें कर देते हैं। और उसके बाद विद्युत जामवाल पुलिस स्टेशन से लेके पॉलिटिशियन से लेके इधर उधर हर जगह बोलते हैं कि मेरी बेटी को ढूंढ के लाके दो। अब कोई उनकी मदद करने को देखता नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े रसूखदार आदमी का हाथ रहता है विद्युत जामवाल की बेटी को गायब करने में। अब विद्युत जामवाल की बीवी उनको अल्टीमेटम दे देती है कि भाई मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। अब क्या विद्युत जामवाल कैसे भी करके उनकी बेटी को वापस ले आ पाएंगे, या फिर कहीं वो अपनी बेटी से हाथ तो नहीं धो बैठेंगे? और अगर बाई चांस उनकी बेटी से वो हाथ धो बैठते हैं, तो उन दरिंदों का क्या होगा जो विद्युत जामवाल की बेटी को साथ में लेकर गए थे और उसके साथ में बर्बरता की थी। महज 5 साल की बच्ची के साथ में बर्बरता करने का सोच के करके क्या करेंगे विद्युत जामवाल उसके साथ, और अपनी बच्ची को किस तरीके से वापस लाएंगे और ला भी पाएंगे या नहीं, इन सब के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना, तो विद्युत जामवाल इस बार रेस्क्यू मिशन पर है अपनी बेटी के लिए। उनकी बेटी हो जाती है किडनैप, और कोई बर्बरता उसके साथ में हो जाती है। उसके बाद में अब किस तरीके से विद्युत जामवाल अपनी बेटी को वापस लाएंगे, किस तरीके से अपनी बेटी को बचा पाएंगे और बचा भी पाएंगे या नहीं, उन सब चीज़ों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो कुछ स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसे लगी? मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, और मैं आगे भी कहूँगा, बॉडी, फिजिक, ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट्स, ये सब तो टाइगर श्रॉफ भी कर लेते हैं, बट टाइगर श्रॉफ एक चीज़ नहीं कर पाते, वो है एक्टिंग। एक्टिंग में विद्युत जामवाल ने बहुत ही ज़बरदस्त किया है। मतलब मज़ा ही आ गया है। एक्टिंग देखकर मुझे बहुत अंदर से खुशी हो गई, क्योंकि एक आउटसाइडर अलग लेवल की एक्टिंग कर रहा है बॉलीवुड में।
तो एक्टिंग से मैं बहुत खुश हूँ, एक्टिंग से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हो गया एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसे लगी? फर्स्ट हाफ दिल को छू गया। मतलब पहला हाफ जो स्टोरी का है ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि यार आंखों में आंसू, मतलब मैं तो वैसे ही ज़्यादा इमोशनल हूँ, बट लिटरली आंखों में आंसू। और कुछ तो आजू बाजू के लोग भी मेरे जो थे वो थोड़े से इमोशनली थे, मतलब जिसके साथ मैं गया था वो भी थोड़े से इमोशनल थे। तो वो विद्युत जामवाल के डाई हार्ड फैन है बिल्कुल। तो फिर भी आंखों में आंसू फर्स्ट हाफ में आएंगे। और सेकेंड हाफ में मुझे ऐसा लगा कि स्टोरी थोड़ी सी जबरदस्ती खींचने की कोशिश की गई है। मतलब यूं समझ लो कि आप जबरदस्ती आप पुलिस को कूटना, पुलिस फिर जेल जाना, जेल जाने के बाद में फिर इजिप्ट जाना, ये थोड़ा सा जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। अगर स्ट्रेट अवे सिंपल लाइन में रखते स्टोरी तो और ज्यादा अच्छी लगती थी। सिर्फ खींचने में ज्यादा आ गई सेकेंड हाफ में। फर्स्ट हाफ दिल को छू गया, बहुत जबरदस्त है। तो इसको मैं 1 टाइम वॉच से ज्यादा रखूंगा, क्योंकि अननेसेसरी एक्शंस नहीं है, अननेसेसरी मार्शल आर्ट्स नहीं है, अननेसेसरी स्टंट्स नहीं है। तो 1 टाइम वॉच से ज्यादा है। एक्टिंग के भरोसे स्टोरी भी अच्छी खासी है। अब स्टोरी की बात कर ही रहे हैं तो इसके डायरेक्टर की भी बात कर लेते हैं बहुत दिन बाद। अब इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है फारूक कबीर। अब फारूक कबीर को अभी अभी मस्त नाम बनाने लगे हैं, कई सारी बड़ी बड़ी मूवीज में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर चुके हैं। फिर भी फारूक कबीर को हम लोग जानते हैं 377 अब नॉर्मल है नाम की एक मूवी इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है, उसमें इन्होंने अपना डायरेक्शन दिया हुआ है। तो फारूक कबीर एक कभी नाम बनाने की कोशिश में, देखते हैं नाम अच्छा होगा या फिर वो खराब कर बैठेंगे ऐसे कुछ लेंदी बना के टॉपिक। अब आपको ये देखना है या नहीं देखना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट मेरे तरफ से आप देख जरूर सकते हो। बड़े पर्दे की मूवी है, बड़े पर्दे पे जाके आप जरूर 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 देख सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी है कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, क्योंकि कोरोना के केसेस अभी बढ़ने लगे हैं और बरसात का मौसम भी आया है। तो प्लीज अपना प्रिकॉशन अपने पास रखिए। इसके अलावा जब भी आपको लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।